Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra। और स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 9वीं कक्षा के विज्ञान विषय का पाठ 1 हमारे आसपास के पदार्थ। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं टॉपिक पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पर तापमान और दबाव का प्रभाव। हम जानते हैं कि प्रकृति में जो पानी है, प्रकृति में पानी 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है और वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहली है ठोस अवस्था, इसमें पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है। दूसरी है द्रव अवस्था, इसमें पानी जल के रूप में पाया जाता है। और तीसरी है हमारे पास गैसीय अवस्था, और इसमें जो पानी है वह भाप के रूप में पाया जाता है। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि यदि इन अवस्थाओं पर तापमान हम बढ़ाएं या कम करें, या ऐसे ही दबाव बढ़ाएं या कम करें, तो इन अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होगा। ये आज का हमारा टॉपिक है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पर तापमान और दबाव का प्रभाव। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं तापमान परिवर्तन का प्रभाव। कि यदि हम तापमान में परिवर्तन करें तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में क्या बदलाव होगा। इसे हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या चेंज है। यहां मैं 3 अवस्थाएं लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिख दी ठोस अवस्था, इधर लिख दिया मैंने द्रव अवस्था, और इधर लिख दिया मैंने गैसीय अवस्था। अब क्या बदलाव होगा, यहां मैं कुछ एरोज लगा रहा हूं। अब देखिएगा यहां पर क्या बदलाव है, इसे हम यहां कुछ परिभाषाओं से बताएंगे। सबसे पहली परिभाषा है गलना या पिघलना, या इसे एक और नाम से बोला जाता है, इसे बोलते हैं संगलन। अब क्या है गलना, क्या है पिघलना, क्या है संगलन, इसे इंग्लिश में हम मेल्टिंग या फिर फ्यूजन भी बोलते हैं। अब क्या है मेल्टिंग या फ्यूजन? देखिए, आपने पढ़ा है गलना या पिघलना। हम जानते हैं, हम फ्रिज से बर्फ निकालते हैं, थोड़ी देर पड़े रहने दें तो बर्फ किस में बदल जाती है? जल में। इसका मतलब बर्फ कौन सी अवस्था थी? ठोस अवस्था थी, और वो किस में बदल गई? द्रव अवस्था में। तो जब किसी ठोस पदार्थ को किसी ठोस पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह अपनी द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को गलना या पिघलना या संगलन कहते हैं। और इस तापमान को उस ठोस पदार्थ का
गलनांक कहा जाता है। गलनांक जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। उदाहरण के तौर पे आप जानते हैं, आपने सुना भी है, जो बर्फ है, बर्फ का गलनांक कितना है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस। और यदि केल्विन में करें तो 273.15 केल्विन। यह है हमारे पास गलना या पिघलना, कि जब किसी ठोस पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह अपनी द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को गलना, पिघलना या संगलन कहते हैं, और उस तापमान को उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया बर्फ का गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां हम डायग्राम में आए तो हमने क्या किया है, एक ठोस पदार्थ लिया है, ठोस पदार्थ को गर्म किया, वो किसने बदल दिया है, द्रव अवस्था में। तो इस बदलने को हम क्या बोलते हैं, गलना, पिघलना या फिर संगलन। अब यहां क्या देखा जाता है कि जब भी हमने बर्फ को गर्म किया या जब बर्फ पिघलती है तो वह द्रव अवस्था में बदलती है, यानी कि जल में बदलती है। तो ऐसा देखा जाता है कि जब बर्फ पिघलती है तब लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, बर्फ का तापमान वही का वही रहता है। क्या होता है, ऐसा देखा जाता है कि जब बर्फ पिघलती है तब लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी बर्फ का तापमान नहीं बदलता, नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों होता है, ऐसा एक स्पेशल टर्म है, संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। अब क्या है संगलन की गुप्त ऊष्मा, इस इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके कारण होता है कि बर्फ है, हमने उसे गर्म किया, जल में बदल गई। अब हम उसे लगातार ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, वो जल अवस्था में ही है, लेकिन उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगी, तापमान वही का वही रहेगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा किस वजह से है, संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण। अब क्या है संगलन की गुप्त ऊष्मा, किसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा, ध्यान से समझिएगा। वायुमंडलीय दाब पर जब किसी 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर गर्म करके द्रव में बदला जाता है तो उसे जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा, जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। कि वायुमंडलीय दाब है, हमने 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ लिया, उसको गलनांक पर गर्म करना शुरू किया, जिस समय वो द्रव में बदलता है। 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ पूरी तरह से द्रव में बदलता है, तो उसके लिए उसे जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम जानते हैं बर्फ जो है उसका गलनांक कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और बर्फ
प्रकृति में कितने तापमान पर पाई जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अब एक बर्फ के कण है और बदलने के बाद वो किसमें बदल गई? जल में। तो उस समय 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जल के कण। तो याद रखिएगा इन दोनों में से जो बर्फ किसमें बदली है? जल में। तो जल के कणों में बर्फ के कणों की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक ऊर्जा पाई जाती है और ऐसा संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। जीरो डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा पाई जाती है। ये था हमारे पास संगलन, गलना या पिघलना। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है उबलना या उबालना या वाष्पन। उबलना बोले, उबालना बोले या वाष्पन बोले, इसे बोलते हैं बॉइलिंग और इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं वेपोराइजेशन। अब हम जानते हैं कि हमारे घरों में हम किसको उबालते हैं? जल को उबालते हैं या दूध को उबालते हैं। और जल और दूध दोनों ही क्या है? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? किसी द्रव पदार्थ को गर्म करेंगे और एक निश्चित तापमान पर वह वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उबलना या उबालना या वाष्पन। इसे एक और नाम से भी बोलते हैं, इसे क्वथन भी कहा जाता है। क्वथन। अब क्या है उबलना, उबालना या क्वथन? जब किसी द्रव पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है तब वह अपने वाष्प, इसका मतलब कौन सी अवस्था है? गैसीय अवस्था में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को हम कहेंगे, इस प्रक्रिया को उबलना, उबालना, क्वथन या वाष्पन कहा जाता है। और इस तापमान को उस द्रव का क्वथनांक, इसे बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं प्रकृति में पानी 3 अवस्थाओं में पाया जा रहा है, बर्फ, जल और वाष्प, भाप के रूप में। तो जब हम जल को गर्म करते हैं तो वह एक निश्चित तापमान पर भाप में बदल जाता है। तो जो जल है वह द्रव अवस्था है, तो जल का क्वथनांक वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे केल्विन में बात करें तो 373.15 केल्विन। अब जैसा हमने पिघलना या संगलन में पढ़ा था कि हम जब बर्फ को गर्म करते जाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगातार गर्म करने पर भी
उसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। और ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा वहां पर हमने पढ़ा था संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। ऐसा ही सेम केस यहां पर है कि जब हमने जल लिया है, वहां बर्फ का केस था, यहां जल है। अब यदि जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगातार गर्म करते रहे, लगातार ऊर्जा देते रहे, तो भी उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान नहीं बढ़ता। और ऐसा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। जैसे वहां संगलन की गुप्त ऊष्मा, यहां है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ऐसा देखा जाता है कि जब जल को उबाला जाता है, तब लगातार ऊष्मा प्रदान करने पर भी पानी का तापमान या जल का तापमान, जल बोलेंगे पानी की बजाय, 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ता। ऐसा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, उसे हमने बोला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसे यहां बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण होता है। अब क्या है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा? लगभग बिल्कुल वैसी ही डेफिनेशन है जैसे संगलन की गुप्त ऊष्मा की थी। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा लगभग डेफिनेशन सिमिलर है। वहां भी हमने पढ़ा था वायुमंडलीय दाब पर जब किसी 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ को उसके गलनांक पर गर्म करके द्रवावस्था में बदला जाता है, तो उस समय जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा? ठोस की बजाय क्या आ जाएगा? द्रव पदार्थ। और गलनांक की बजाय जाएगा क्वथनांक। तो देखिएगा बाकी सब कुछ सेम। जब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव पदार्थ को उसके क्वथनांक पर गर्म करके उसकी वाष्प अवस्था में बदला जाता है, तो उस समय जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह है हमारे पास वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो जरा हम डायग्राम की तरफ आते हैं। इस डायग्राम को जब हम ध्यान से देखें, अब द्रव अवस्था है, हमने उसे गर्म किया और उसे किससे बदला? गैसीय अवस्था में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उबलना या उबालना या क्वथन। यह है उबलना, उबालना या क्वथन। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे संगलन की गुप्त ऊष्मा की बात हमने पढ़ा था कि जैसे हम देख रहे हैं
कि जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को गर्म किया था वह उस समय जलावस्थाएं बदल गई थी। तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल के कणों में उसी तापमान यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा पाई जाती है, और वह किस वजह से होती है? संगलन की गुप्त ऊष्मा के कारण। तो सेम वे से वाष्पीकरण वाले पॉइंट में हम क्या देखेंगे कि हमने जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम जल को गर्म करते हैं तो वह किसमें बदल जाता है? वाष्प में। तो उस समय में क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल भाप में बदल चुका है। तो उस समय में वाष्प के कणों में, वाष्प बोल दूं या भाप के कणों में, उतने ही तापमान पर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही जल के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा पाई जाती है। तो ये आपके क्वेश्चन भी आता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों में जल के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा क्यों पाई जाती है? तो ऐसा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास उदरपातन। नेक्स्ट टर्म है उदरपातन। अब क्या होता है उदरपातन? उदरपातन, इसे हम सब्लिमेशन भी बोलते हैं। क्या है उदरपातन? प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो प्राय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि वो किसे बदलें? द्रव अवस्था में। लेकिन यदि वो द्रव अवस्था में बिना बदले वो सीधा ही अपनी गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, और वापस जब ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर गैसीय अवस्था से वापस वो द्रव अवस्था में आने के लिए सीधा ठोस अवस्था में आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उदरपातन। और उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? उदरपातित पदार्थ। तो क्या है? प्रकृति में, प्रकृति में कहीं या हमारे चारों ओर भी कह सकते हैं, हमें भी कह सकते हैं हमारे चारों ओर कुछ ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जो प्राय ठोस अवस्था में मिलते हैं, और जब इन पदार्थों को गर्म किया जाता है तब वह अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में और ठंडा करने पर अपनी गैसीय अवस्था से वापस ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को उदरपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है।
और इन पदार्थों को उदरपातित पदार्थ कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। कपूर, आप जानते हैं हमारे घरों में हवन के टाइम पे यूज होता है। नेफ्थलीन, हमारे घरों में ऊनी कपड़ों को संभाल कर रखने के लिए नेफ्थलीन की गोलियां डाली जाती हैं। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन आदि। ये सभी पदार्थ प्रकृति में ठोस अवस्थाएं पाए जाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें गर्म करते हैं तो इन्हें द्रव में बदलने की बजाय सीधा क्या है, वाष्प अवस्थाएं बदल जाते हैं अपने आप से। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उदरपातन। तो चाहे हमने संगलन किया, गलना, पिघलना, या उसके बाद क्वथन किया है, उबलना, उबालना या क्वथन या उदरपातन, इन तीनों ही केस में क्या है, हमने पदार्थ को गर्म किया है। अब हम अगली परिस्थिति करेंगे पदार्थ को ठंडा करने पर। अब ठंडा करने पर क्या होगा? ठंडा करने पर एक बार हम डायग्राम पे दोबारा आते हैं। आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास ये ठोस अवस्था है, ये गैसीय अवस्था है। हमने ठोस पदार्थ को गर्म किया, वो किसमें बदल गया, गैसीय अवस्था में। प्रक्रिया को बोलते हैं उदरपातन। और इसी तरह गैसीय अवस्था है, उसे ठंडा किया, वो किसमें बदल गया, ठोस में। तो उस प्रक्रिया को भी हमने क्या बोला है, उदरपातन। तो ये है हमारे पास उदरपातन। और इन तीनों जहां पे आप देख रहे हैं, ठोस को गर्म कर रहे हैं द्रव में, द्रव को गर्म कर रहे हैं गैसीय अवस्था में, और कई बार ठोस को गर्म किया सीधा गैसीय अवस्था में, और ठंडा करने पर गैसीय अवस्था से वापस ठोस अवस्था में बदला गया है। अब हम बात करें, ये था गर्म करने पर। अब है पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में तापमान का परिवर्तन का प्रभाव, और इसमें हम करेंगे ठंडा करने पर क्या होगा। ठंडा करने पर यहां हमारे पास दो हैं। सबसे पहली परिभाषा है हमारे पास जमना, इसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग। अब हम किसको जमाते हैं, पानी को फ्रिज में रखते हैं, वह किसमें बदल जाता है, ठंडा करते हैं, और ठंडा करने पर किसमें बदल जाता है, वह ठोस अवस्था में यानी कि बर्फ में। तो क्या होता है, जमना या जमाना, जिसे फ्रीजिंग बोलते हैं। जमना भी बोल सकते हैं, जमाना भी बोल सकते हैं। जब किसी द्रव पदार्थ को एक निश्चित तापमान पर ठंडा किया जाता है, तब वह अपनी ठोस अवस्था में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को जमना या जमाना कहा जाता है। और इस तापमान को उस द्रव पदार्थ का जमनांक, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। अब हम जानते हैं जल को ठंडा किया है, तो उदाहरण के तौर पर देखें, तो उदाहरण क्या है, जल का जमनांक, जिसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वह कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस।
और केल्विन में देखें तो 273.15 केल्विन। यह है हमारे पास जमना या जमाना। नेक्स्ट टर्म है संघनन। अब क्या है संघनन? इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। कई बार हमने अपने घरों में देखा भी होगा कि आप एक पानी का गिलास लेते हैं, उसमें एक दो टुकड़े यदि बर्फ के डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हैं, जो गिलास की बाहरी सतह है उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जिस समय वायुमंडल में जो जल वाष्प हैं वो ग्लास की सतह से टकराते हैं, ग्लास की सतह ठंडी होने के कारण वो जल वाष्प अपनी द्रव अवस्था में बदल जाते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन। तो जब किसी पदार्थ के वाष्प, इसका मतलब गैसीय अवस्था को ठंडा करते हैं और वह अपनी द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। संघनन बोल दिया या कंडेंसेशन। उदाहरण मैंने अभी आपको बताया भी है। किसी ठंडे पानी की गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदों का उत्पन्न होना। तो यह है हमारे पास पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पर तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो एक बार डायग्राम पे दोबारा आते हैं। अब आप देख रहे हैं यहां हमने गलना, उबलना या उबालना और उधर्पातन के बारे में देखा। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे पास कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है, ठंडा किया, वो किसमें बदल गया? ठोस अवस्था में। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जमना या जमाना। और कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है, उसे ठंडा किया, द्रव अवस्था में बदल गया। ये मैं तीर से दिखा रहा हूं, तो इस तीर के ऊपर मैंने क्या लिखा है? संघनन। तो इस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? संघनन। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से ध्यान में बिठा लीजिएगा। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं आपके पास पेपर में पूछी जाती हैं। अब हम कर रहे हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पर दाब का प्रभाव। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। दाब इन प्रेशर, सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। आपने इस पाठ के पिछले वीडियो में पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं और उनके गुणों के बारे में पढ़ा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस अवस्था में कणों के बीच की दूरी ना के बराबर होती है, द्रव अवस्था में कणों के बीच की दूरी ठोस से अधिक होती है, और गैसीय अवस्था में कणों के बीच की दूरी ठोस और द्रव दोनों से ही अधिक होती है। और आकर्षण बल इसका उल्टा चलता है। ठोस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है,
द्रव अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है और गैसीय अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है। यदि बाई चांस आपने वो सेकंड पार्ट इसका ना देखा हो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास भेज रहा हूं, आप वहां से उस लिंक को प्रेस करके सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। तो होगा क्या, अब आपने वहां पर एक संपीड़न टर्म के बारे में पढ़ा। संपीड़न क्या था कि किसी पदार्थ के ऊपर जब दाब लगाते हैं तो कण पास पास आ जाते हैं, और ऐसा आपने पढ़ा भी था। एलपीजी और सीएनजी के बारे में पढ़ा था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, और सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोला जाता है। तो क्या था वहां पर, अब हम देख रहे हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव। जब हम किसी गैस को एक सिलेंडर में संपीड़ित करते हैं तब उसकी कणों के बीच दूरी कम हो जाती है और वह गैस द्रवित अवस्था में बदल जाती है। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। अब यहां पर एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, शुष्क बर्फ या हम ये कहेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसका सूत्र। शुष्क बर्फ का सूत्र पूछा जाता है। अब इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ इसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस। कई बार आपसे पूछते हैं शुष्क बर्फ का सूत्र क्या है या शुष्क बर्फ का नाम क्या है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको शुष्क बर्फ या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वापिस CO2 गैसीय अवस्था में सीधा ही बदला जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कैसे बदला जा सकता है। ध्यान से देखिएगा। जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव घटाकर 1 ATM, ATM क्या है, एटमॉस्फेयर, किया जाता है तब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये था हमारा आज का वीडियो, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पर तापमान परिवर्तन का और दाब परिवर्तन का प्रभाव। और इसमें मैंने आपको 5
डेफिनेशंस, मेन डेफिनेशन है संगलन, क्वथन, उसके बाद मैंने आपको बताया उदरपातन, फिर मैंने बताया संघनन, और एक साथ में बताया जमना या जमाना, और साथ में आपको ये भी बताया है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, और गैसेस के ऊपर जो है दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुए और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालरा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।